कैपिटल गेन चौथा हेड। तो बहुत सारा थ्योरेटिकल ज्ञान था, सवाल तो सीधे सीधे ही दिया है, हल्का सा वो सब थोड़ा रिकैप कर ले। कैपिटल गेन के लिए दो शर्त, कैपिटल एसेट्स का होना और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कैपिटल एसेट्स इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ का कैलकुलेशन ही नहीं करना होगा यदि वो रहा तो कैपिटल एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, छह को छोड़ करके। मतलब जिंदगी में कुछ भी रहा तो कैपिटल एसेट्स है। कौन सा छह, पांच में ही उसे समेट चुका हूं। स्टॉक, उसको बेचने पे वो तो पीजीबीपी होता है यदि आपका वो स्टॉक है तो। पर्सनल मूवेबल, पर्सनल मूवेबल का मतलब आपका वो पर्सनल है, यानी आप उसे पर्सनली यूज करते हो, और वो मूवेबल है, इमूवेबल नहीं। जैसे कि एक इंसान कार खरीदा है, यूज कर रहा है खुद, और वो बेच दिया, तो वो तो पर्सनल भी है, और व्हाट, उस केस में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। पर्सनल मूवेबल, बिजनेस मूवेबल नहीं। बिजनेस मूवेबल में तो तुम्हारा एसटीसीजी देखे ही थे, डेप्रिसिएशन का ब्लॉक बना, एसटीसीजी और एसटीसीएल हो ही गया। लेकिन पर्सनल मूवेबल में कुछ चीजें हैं कि भले ही पर्सनल एंड मूवेबल है फिर भी सीजी का कैलकुलेशन होगा। एक ज्वेलरी और एक पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ऐसा कुछ भी रहा तो। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल है और वो गांव में होना चाहिए। अब गांव की थोड़ी सी परिभाषा का ध्यान रखना पड़ता है। रेंज, शहर से एक सर्टेन किलोमीटर तक गांव नहीं माना जाएगा। शहर से उस रेंज के बाहर रहा, 2 किलोमीटर के बाहर, 6 किलोमीटर के बाहर और 8 किलोमीटर के बाहर, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन उस शहर का। क्योंकि एक हुआ शहर, उसकी बाउंड्री है, और एक हुआ गांव, रूरल। तो हिसाब से तो ये गांव हो गया, लेकिन वो शहर से 2 किलोमीटर के अंदर या 6 किलोमीटर के अंदर या 8 किलोमीटर के अंदर, भले ही वो गांव है बट वो शहर में ही आ जाएगा। जमीन यहां होनी चाहिए गांव में भी, क्योंकि बाउंड्री से उस रेंज तक वो शहर ही है। तो इसी को कहते हैं कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में एक लिमिट है। एंड वेरियस टाइप ऑफ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा किए हो गोल्ड डिपॉजिट और उसे बेचते खरीदते हो तो वो सीजी में नहीं आएगा। और स्पेशल बियरर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड खरीदे हो 1000 में, 1500 में बेच दिए तो सीजी तो वो भी है, कैपिटल एसेट वो भी था, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। लेकिन इन 5 केसेस में वो बोलता है कैपिटल एसेट्स नहीं है। हाँ, पर्सनल मूवेबल का ये एक्सेप्शन है, ये है। तो कहानी पहले कैपिटल एसेट्स का क्लियर रखना, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत कुछ दे लेकिन हमें उसका कैलकुलेशन ही नहीं करना है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिटेल दे भी दिया तो कौन सा कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा है ट्रांसफर, मतलब यदि आप किसी को बेचे हो तो ही आपके लिए वो होगा। अब ट्रांसफर, बेचना एक छोटा वर्ड था, तो ट्रांसफर में उसने बताने की कोशिश की ये घटनाक्रम भी ट्रांसफर है। मतलब बेचना तो बहुत छोटा है, बाकी तो बहुत कुछ है इसमें, वो सारा ट्रांसफर होगा और वो सब में सीधी होगा। एक्सचेंज, आपने गोल्ड दिया, सामने वाले से शेयर ले लिए, तो एक्सचेंज है। तो जब एक्सचेंज हुआ ना तो दोनों के लिए कैपिटल गेन होगा। ए ने गोल्ड ट्रांसफर किया, बी ने शेयर ट्रांसफर किया, दोनों के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ट्रांसफर का मतलब कुछ रहा ये। अब इस ट्रांसफर में से एक जो है, सरकार आपसे जमीन जबरदस्ती ले ली, चलो वो तो पैसा मिला, ट्रांसफर वैसे भी माना जाता है। लेकिन एक जो सवाल के लिए ध्यान रखना यदि दिया तो कन्वर्सन ऑफ एसेट्स इनटू स्टॉक, घर का कोई एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिए। तो घर में जब था तब तो वो एसेट्स था, और स्टॉक में जब ले आए बिजनेस में तो बोला सर स्टॉक तो आएगा नहीं, तो जब स्टॉक बेचेंगे तब नहीं आएगा, ये तो बात की घटना है। लेकिन एसेट्स को जो स्टॉक में कन्वर्ट किए ये तो आपने ट्रांसफर कर ही दिया, उसका एक स्पेशल कैलकुलेशन है। तो बेचने के लिए तो एसेट्स को जो स्टॉक में लेके गए, लॉ कहता है वो भी क्या है, ट्रांसफर है। इसीलिए वो भी कैलकुलेशन एक सवाल में देखेंगे। आगे चला कि ओनरशिप एक बहुत बड़ा वर्ड है, बेचना तो छोटा वर्ड है। लॉ बस किसी भी हरकत पे लेना चाहता था, इसलिए लोग
उन शब्दों को एक तरह से डॉज करना चाहते थे। सरकार उन सब को पकड़ने की कोशिश की उस वर्ड के द्वारा। आगे चला तो ट्रांसफर में भी कुछ चीजें ट्रांसफर है, लेकिन लॉ कहता है हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, यानी हम आपका इस पे टैक्स नहीं लेंगे। गिफ्ट दे ही दिए, ट्रांसफर तो है ही है भाई, विल वसीयत बना दिए, या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन म्यूजियम को बेचे हो। लॉ की मंशा नहीं थी यहां आपसे टैक्स लेने का, तो उसने एक अलग अंदाज में कहा कि ये सारे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर ही नहीं माने जाएंगे, तो तुमसे टैक्स ही नहीं लेना है मेरे को। तो 47 में बहुत सारे 25-30 ऐसे पॉइंट हैं जो एडवांस टैक्स कभी पढ़ा तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है। फिलहाल आपके लिए वो बहुत सिंपल है, उतना तक ही देखा। तो ये दो कंडीशन होने पे आपका सीजी कैलकुलेट हो रहा है। आगे जब हम लोग सीजी कैलकुलेट करते हैं तो दो वर्ड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब ये दोनों कैलकुलेट करते हैं तो बात आती है कि ये दोनों कैसे डिफरेंशिएट होता है, कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी तक तो बात हो रही थी कैपिटल एसेट्स। अब ये जो कैपिटल एसेट्स है इस पे एक वर्ड है पीरियड ऑफ होल्डिंग। कोई भी एसेट्स बेचे हो तो खरीदे होगे, और खरीदने के बाद उसे होल्ड किए होगे, 1 महीना 2 महीना 2 साल 5 साल 20 साल, फिर बेचे हो। तो ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, वो जो कैपिटल एसेट्स है उसको भी दो टुकड़े में बांट देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। फिर वो कैसे डिफरेंशिएट होता है, तो वो डिफरेंशिएट होता है कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था, यानी कितने दिनों तक होल्ड करने के बाद बेचे हो। लंबे समय तक होल्ड करने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कम समय में होल्ड करके बाद बेचा तो शॉर्ट टर्म। तो फिर किसी ने कहा ये समय का एग्जैक्ट पैरामीटर कितना, तो समय का पैरामीटर एग्जैक्ट यदि बोलोगे तो एक जनरल केस में वो है 3 साल तक होल्ड करके बेचा तो शॉर्ट, पहले 3 साल तक होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और इसीलिए उसका जो गेन होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 3 साल से ज्यादा यानी 3 साल 1 दिन कम से कम होल्ड करके होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उसको बेचा तो लॉन्ग टर्म एसेट्स वही है, सिर्फ समय का ध्यान रखना है। जनरल केस है 3 साल, लेकिन कुछ स्पेशल केस है 3 साल की बजाय 1 साल भी है और 2 साल भी है। कुछ केस के लिए 1 साल में भी आपका रहा, 1 साल तक ही शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म, और कुछ में 2 साल। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 1 साल तक या 1 साल से ज्यादा में कौन हो रहे हैं, लिस्टेड शेयर एंड डिवेंचर। लिस्टेड यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी, जीरो कूपन बॉन्ड, और लिस्टेड सिर्फ पब्लिक लिमिटेड ही हो सकती है, और पब्लिक भी जरूरी नहीं है कि लिस्टेड हो क्योंकि कुछ अनलिस्टेड भी है, और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये सब के लिए 1 साल 1 दिन भी हो गया तो लॉन्ग टर्म, 3 साल नहीं। और 2 साल किसके लिए है, अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड में प्राइवेट लिमिटेड आ गया, और इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग, उनके लिए 2 साल। याद हो 1 और 2 का रखना, बाकी तो जनरल 3 ही है, और 5-7 साल मिल जाए तो फिर काहे याद रखना। बॉर्डर लाइन वाले पे थोड़ा फोकस रहते हैं हम लोग, जो कि उस बॉर्डर लाइन के आसपास है। सीधे दिख रहा है 2010 में खरीदा था, 2023 में बेच रहा है, तो काहे को ज्यादा सोचना वो 1 साल है 2 साल है 3 साल है, सीधे सीधे लॉन्ग टर्म। हाँ बॉर्डर लाइन हो 2021 में खरीदा 2023 में बेचा, तब तो डेट वेट का ध्यान क्या है, रखना होगा। तो बॉर्डर लाइन में डेट का ध्यान रखता है, नहीं तो बाकी तो सीधे। अब ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसका टेक्निकल पार्ट ये है कि कहां से कहां तक। तो जिस दिन बेचे हो उस दिन तो होल्ड ही नहीं किए, जिस दिन बेचे उस दिन तो होल्ड किए नहीं हो, तो वो तो छोड़ दो। डेट का तो पार्ट होगा जिस दिन खरीदे थे वहां से लेके जिस दिन बेचे हो उसके 1 दिन पहले तक, जिस दिन बेचे हो उसके 1 दिन पहले तक, उसको आप कहोगे पीरियड ऑफ होल्डिंग में। तो कुछ इलुस्ट्रेशन 1 भी था कैपिटल एसेट्स है या नहीं, वो इलुस्ट्रेशन 2 था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या व्हाट लॉन्ग टर्म, ये क्लियर है। अब रहा कैलकुलेशन करते कैसे हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के कैलकुलेशन का एक फर्क है, फर्क ये है यदि आप कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कर रहे हो तो लॉ की भाषा है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन।
फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। एक सिंपल भाषा में सेल प्राइस, कितने में बेचे हो, बट सेल छोटा वर्ड था। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एक बड़ा वर्ड है। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बेचते वक्त जो खर्च हुआ, ट्रांसफर करते वक्त, खरीदते वक्त नहीं, यानी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ सेल। कभी कभी हम लोग माइनस कर लेते हैं, एक नया नाम दे देते हैं नेट कंसीडरेशन, जो एग्जेम्पशन के कैलकुलेशन में लगता है। नहीं तो हम लोग माइनस नहीं करके इनर कॉलम में भी रख सकते हैं, तो फिलहाल इनर में ही रखते हैं। बेचते वक्त का खर्च। दूसरा, खरीदे होगे तो उस समय जो तुम्हारा कॉस्ट लगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी सिंपल भाषा में परचेज प्राइस। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ सेल। अब कोई जमीन खरीदे, उस पे 1 तल्ले का घर बनाया, फिर बेचा, तो जमीन तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ, बट वो जो फर्स्ट फ्लोर आपने कंस्ट्रक्ट किया, उसे लॉ की भाषा में कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी उस एसेट्स में इंप्रूव क्या किया, उसको लिया। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेशन का जो अंदाज है सिंपल सा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ सेल प्राइस, सेल्स कंसीडरेशन सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस, और उस समय का खर्चा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तीनों मिला करके माइनस कर लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म यदि सवाल पढ़ के डेट का ध्यान रख लिया, पीरियड ऑफ होल्डिंग, और दिख गया कि वो शॉर्ट टर्म है, तो इस अंदाज में उसे लिखते हो। लेकिन जैसे ही पता चला वो लॉन्ग टर्म है, फॉर्मेट पूरा यही है, बस इन दोनों के पहले एक वर्ड जुड़ जाता है, इंडेक्स। इंडेक्स तो लॉन्ग टर्म में आने से सिर्फ वो वर्ड जुड़ जाएगा। अब इंडेक्स क्या है, तो तुमने पढ़ा है इंडेक्स नंबर कभी लाइफ में, तो उसी इंडेक्स की कहानी से ही वो निकाला हुआ है। इंडेक्स CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, सरकार एक महंगाई का डेटा पब्लिश करती है कि ओवर द ईयर महंगाई बढ़ी कैसे है। तो सरकार का मानना है जो सामान 2001-2 में 100 रुपया था, महंगाई के कारण 2022-23 में वो 331 रुपया है। सरकार खुद ही मानती है कि इन 22 वर्षों में 5 रुपए का सिंगाड़ा 15 रुपया हो जाएगा, या 2001-2 में 2 रुपए का समोसा था, तो उसका खुद मानना कि वो 6 रुपया 60 पैसा तो होगा। वो अलग बात है कि हम लोगों के एरिया में अभी भी एक जगह समोसा 2 रुपया में मिलता है, अपना हावड़ा जिले के लिलुआ में पटुआ पड़ा बोल के जगह है। चलो, चिराग जी हम लोग को खिलाए भी हैं, हम तो उसके पहले खाए भी नहीं थे। हम भी कभी बोले भाई देखे तो सही 2 का समोसा है क्या, तो खराब तो नहीं है, लेकिन 2 का समोसा भी है तो 1.5 का कचौड़ी भी है, 1.5 रुपए का कचौड़ी भी है वहां। तो कभी, लेकिन वो जो समोसा धूम है भाई, खराब क्वालिटी में कहीं नहीं है, बस जो बंदा बना के बेचता है वो संतुष्ट इंसान है, उससे लगता है कि उस बंदे में कितना सेटिस्फैक्शन है। आज की इस भागदौड़ जिंदगी से उसको कोई मतलब नहीं है, बट ऐसा नहीं कि अगले ने ऐसा ही गरीबी में जीरा बंदा है, अपनी जिंदगी की बेसिक समझाता है कि हाँ यार लोग बेचते होंगे, लेकिन अगला 2 में भी अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेता है। सुपर नॉर्मल तो नहीं हो रहा बेचारे का, बट अगला खुद ही लेबर है, अपने कॉस्ट को नहीं जोड़ा, कॉस्ट का कुछ सिद्धांतों को इग्नोर कर रहा है, अपने समय को नहीं जोड़ रहा है, अपने घर के किराए को भी नहीं जोड़ रहा है, तो इसीलिए उसकी कॉस्टिंग कम है, उस सेंस में बोल सकता है। तो चल, सरकार ऐसी भी मानती है कि 100 का चीज कितना, अब उससे पूछ लेना कि भाई आज तुम 2 बेच रहा है, उस दिन कितना में बेचता था उस दिन वो कितने में बेचता था, बिकॉज यदि वो आज 2 में बेच रहा है तो 1 रुपया तो मिनिमम होगा ही होगा उस दिन। नहीं, महंगाई के हिसाब से तो वो 70 पैसा या 60 पैसा आता है,
महंगाई के हिसाब से वो 60 पैसा आता है, लेकिन जहां तक ऐसा है वो 1 रुपया या 50 पैसे में भी बेच रहा हो। अब जैसे बंदे ने कहा कि 3 साल पहले वो 1 रुपया में खाता था, चला, तो ये वो इंडेक्स नंबर है बाबा। अब ये जो ईयर है, ध्यान रखना, वर्ड है फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट नहीं, उस ईयर का इंडेक्स है। और 2001 से स्टार्ट है, यानी पहले का यदि कुछ भी होगा ना, तो भी हम 100 से ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब आजा, इसी को इंडेक्स बोलते हैं। तो जितने भी इलुस्ट्रेशन में सवाल है, वो तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बेहतर है ही है, ईयर में ही हम लोग सीधे सीधे आ जाए कुछ सवाल। तो सबसे पहले बिना एग्जम्पशन वाला, वन, 3 और 16। तो सबसे पहले बात कर ले चल लेटेस्ट वाले से ही चालू करें। 16 नंबर, 16 नंबर कहता है, मिस्टर राम प्रसाद चैटर्जी, राम प्रसाद चैटर्जी furnishes the following information for the previous year 22-23, compute taxable capital gain, डेट ऑफ एक्विजिशन। दो एसेट्स के बारे में बात हो रही है, गोल्ड, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो पहले तो खुद ही दिमाग में एक कैलकुलेशन आ गया होगा, गोल्ड के लिए 3 साल होता है और इसके लिए 2 साल, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन 1/2/2013 और नेचुरल है। सीजी कैलकुलेट इसलिए हो रहा है बिकॉज तुम्हारे ही प्रीवियस ईयर में वो बिका है, तुम्हारे ही प्रीवियस ईयर में वो क्या हुआ है, बिका है। तो नेचुरल है कि तुम्हारा जो पार्ट रहा 2013 से यदि आप देख रहे हो, तो सीधे सीधे फिर तो सोचना ही नहीं था, वो तो लॉन्ग टर्म ही है। अनलिस्टेड भी 18 है, 5 साल, ये भी दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ डिस्पोजल, नेचुरल है, 22-23 की ही कोई तारीख होगी, 22-23 की ही कोई तारीख होगी। कोई अलग तारीख है तो मिस प्रिंटिंग ही है, कन्वर्सन छोड़ दो तो, क्योंकि फिर तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा 23-24 असेसमेंट ईयर में, क्योंकि बेचे ही नहीं हो। सेल प्रोसीड, इतने में बेचे हो। ब्रोकरेज, बिकवाने के लिए किसी को दिए हो। इंडेक्स याद नहीं करना होगा, वो दे देता है, हाँ हो सके तो दो ना भी दे। वो कौन से दो ना दे, पहले वाला ना दे और आखिरी वाला ना दे, वो दो याद कर सकते हो। बट नॉर्मली देखा गया है कि वो भी दे देता है, बट उतना तो नहीं देना चाहिए था उसे कि करंट ईयर का इंडेक्स क्या है और पहले वाले का क्या था, इतना तो रोका ही जा सकता। 100 और 331 बीच में, ये जो 1-2-13 को खरीदे हो तो फाइनेंशियल ईयर 12-13 हुआ। 1-6-18 को खरीदे हो तो 18-19 हुआ, ये भी मालूम है। तभी वो आपको 12-13 का भी इंडेक्स दिया और 18-19 का भी दिया, ये टेंशन तुमको नहीं लेना है। अब सवाल बनाते वक्त जो फॉर्मेट देखा है, तो एक के नीचे दूसरा कैलकुलेशन होगा, पहले गोल्ड और फिर व्हाट, अनलिस्टेड शेयर। चलिए फॉर्मेट ले लो, करूं तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, 2 कॉलम, जरूरत पड़ा तो इनर भी यूज कर सकता है। मिस्टर रामा प्रसाद चैटर्जी, कुछ नहीं बोला, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 का कैलकुलेशन कर रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रेजेंट कर देना, एग्जामिनर को कभी लगेगा ना भाई सही से दिखाया है, नहीं तो 100 में से 95 कॉपी तो उसको ऐसा दिखने वाला है कि वो इरिटेट हो चुका होता है। तुम थोड़ा सही से लिखा तो अगले को लगेगा कि चल भाई जिंदगी में कुछ फालतू काम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आजकल लोगों को लगता है वो इरिटेशन में नंबर देता है आजकल, उसको लगता है कि किसको नंबर दे रहा हूँ, मजबूरी है उसकी कॉपी चेक करने की, नहीं तो सी वाला कोई एक्शन ले या जो भी, कोई शौक से तो करना चाहता नहीं है, क्योंकि मॉनेटरी टर्म में वो बहुत ही कम वैल्यू है। और ऊपर से लड़कों के स्टैंडर्ड को देख के तो और गुस्सा हो रहा है। एक होता है ना कि नंबर बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं तो खुद भी अच्छा लगता है, भाई कॉपी बढ़िया है, सही है। हाँ तो कॉपी दिख रहा होगा बेसिर पैर का, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं देख के कॉपी दिखा रहा हूँ, सूर्य को भी लगेगा कि इस कॉपी में वो बंदा पता नहीं टैक्स वाला है भी कि नहीं, किसी ने आरटीआई में पेपर मंगाया था है टैक्स का H2। अब देख सवाल वो प्रेजेंट किया होगा,
ये तो फिर भी बड़ा है, ऐसा नहीं है, ये फिर भी बढ़िया है। एक बंदे का था, उस लड़की का पेपर दिखाए होते तब वो लिए ही नहीं हम। तो वो पेपर देखने के बाद तो इरिटेशन होता ही है। अब तू एक टैक्स का कैलकुलेशन करने जा रहा है, तो कैलकुलेशन करते वक्त होता क्या है, ये तो फर्स्ट पेज है जो नंबर बंदे का 29 बड़ा था, 37 पहली बार दिया गया था और किसी कारणवश गलती से 5 क्वेश्चन चेक नहीं हुआ था, तो बाद में सीयू को लगा, उसने आरटीआई में 500 रुपीज दिया था। 37 पाने के बाद वो दुखी था बंदा, यार इतना कम तो नहीं आएगा, इतना बेकार पेपर तो हम दिए नहीं है। तो अगले को खुद पे विश्वास था, तो उसने 500 के साथ आरटीआई किया। और हुआ क्या है कि 11 से 15 तक हम लोग देख रहे हैं कि सामने वाले ने वो इधर का नंबर तो बैठाया था, बट इधर का बैठाया नहीं था, तो वही इधर दिखा रहा है कि जो आपका ओरिजिनल था उसमें और इतना जुड़ा, यानी चेक ही नहीं हुआ था। तो 29 मार्क्स बंदे ने क्या किया, और जोड़ा। तो फिर भी अगले के प्रेजेंटेशन से 56, अगले को लगता था 80-90 से कम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी बढ़िया पढ़ा है, तो उसको भी लग रहा था कि भाई 80 से कम तो नीचे नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऐसे ही सवाल है, तो उसे लगता था चल अभी तो फिर भी 2-2 सेमेस्टर में बेटा, पहले दोनों मिला के ईयर होता था। अब प्रेजेंटेशन में देख, कॉपी है, जेरोक्स के बाद थोड़ी सी, एक वो रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा कैलकुलेशन दिखाया, फिर यहाँ वो जो भी नंबर दिया, एक नंबर ही दिया इस पूरे क्वेश्चन में, जबकि 5 का क्वेश्चन था। इतना लिखने के बाद भी अब सही गलत जो भी रहा हो, और अंदाज पेन कहाँ कहाँ चला है देख ले, यहाँ पे एक तो चला है, ठीक है। फिर बोला कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी नहीं तो पढ़ना पड़ेगा, सही गलत देखे नहीं, चैलेंज करने का किया जा सकता था कि भाई किस आधार पे काटा, तो कैलकुलेशन देखने के बाद बोला जा सकता है। कुछ था एक एक करके, दो दो करके दिया, जैसे यही फॉर्मेट है। फिर भी लिखा है बंदे ने कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, टोटल इनकम, बट इसी हिस्से को मैंने कहा कि थोड़ा फॉर्मल लिखेगा तो और बेहतर लगेगा। आखिर इस तरह लिखा और एक इस तरह लिखा, दोनों में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क आ रहा है ना, लिखा तो है बंदे ने, तभी उसे लगा था कि बढ़िया नंबर मिलना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ था। अब प्रेजेंटेशन में हुआ क्या, छोटा सा हिस्सा दिखा दे रहा हूं, और यदि आप लिख रहे हो, मैंने पहले कहा समय है तुम्हारे पास, क्योंकि पेपर पे टाइम मिलेगा आपको। अकाउंट कॉस्ट फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन इसमें प्रोविजंस के हिसाब से सवाल बहुत समय मिलने वाला है, तो प्रेजेंटेशन करते वक्त थोड़ा सा पूरा सही से दिखा दिया भाई। तो प्रेजेंटेशन करने का आदत डाल ले, एग्जामिनर को लगेगा कि चल कोई तो ढंग का एक तो बंदा मिला जिसकी कॉपी को चेक करते वक्त वो सोचे चला यही है। बट वो कॉपी में दिखा नहीं पाया जिसमें कि सामने वाला फेल हुआ था, और क्यों फेल हुआ था वो तुमको दिखाता, यदि तो बोलते हाँ ये तो भाई होना ही नहीं चाहिए। चला, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पहला एसेट्स सीक्वेंस में था गोल्ड, तो गोल्ड का कैलकुलेशन करेगा। फिर लिखते हैं लॉ की भाषा, सेल प्रोसीड नहीं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ऐसा लिखना कि अगला को सोचे बिना काटने का, तो उसको टेंशन में डालना कि भाई किस बात का एक नंबर काट लूं, 5 है तो 5 तो देना ही पड़ेगा मुझे, कोई स्कोप ही मत छोड़ना। और यदि कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा, 5 में 5 वाला कहानी में सारे प्रैक्टिकल है, तो 80 का पेपर है। एक दो जगह थ्योरी में मान ले हल्का काटा काटा, लेकिन यदि 80 में 80 मिल गया और 20 इंटरनल में, तो 100 में 100, तो भाई इतिहास के पन्ने में तू चला जाएगा कि कोई तो है जो 100 में 100 लाया। तो, तो तुम, हमें समझ में नहीं आता व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट, आप लोग उसके पीछे भागते क्यों नहीं हो। ये ना भाई इसके पीछे चलूं, ठीक है 100 नहीं बट 90 तो फिजिबल है ना, 90 तो फिजिबल है, और 90 फिजिबल है तो भागो उसके पीछे। चल, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के बाद एक्सपेंसेस और ट्रांसफर 1% करके दिख रहा था, तो लेस व्हाट, एक्सपेंसेस और ट्रांसफर, और 7,80,000 का कितना 1%, तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दिया और उसको इनर कॉलम में रखा, तीनों को ऐड करके या दोनों को बाहर कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो है नहीं, दिखा सकता है, 2 माइनस ही करना है, दोनों माइनस करना है तो आउटर करके कर सकता है, वो मैटर नहीं है। चल अगला नाम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यदि गया तो फिर ध्यान देना, जो तुमने पढ़ा, खरीदे थे 450, कब 12-13 में, बेच तो ऑब्वियसली 22-23 में रहे हो, बेच तो 22-23 में रहे हो, और 12-13 का इंडेक्स कितना दिख रहा है 200,
और 22-23 का लिखा नहीं है, लेकिन जानते ही हो 331, तो थोड़ा ध्यान देना। 4,50,000 में खरीदे थे, उस समय इंडेक्स था 220, सॉरी 200, उस समय इंडेक्स था, और आज इंडेक्स है 331। इसी को कहते हैं इंडेक्सेशन करना। ठीक है चे? अब 331, तो इसके कारण वैल्यू आया 744, 750। ओके, और दोनों उसके टोटल करके उस 780 से माइनस कर देंगे, और उसे एक आउटर कॉलम में ले लिया, LTCG 27,450। बुझले? आसान है संदीप महेश्वरी जी की भाषा में। चलिए, गोल्ड के बाद अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, दूसरा वाला, उसी के नीचे चला अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 375। अब आज इंसान यानी पर्सन और एसएससी तो वही है, उसका पूरा कैलकुलेशन तुमको एक एक करके इसी तरह करना है, तो जितना भी होगा एक ही फॉर्मेट नहीं आएगा। अब लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ओके, वो था कितना परसेंट? 0.5%। तो 0.5% 375 का, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदे हो? कब खरीदे हो? 18-19 में। उस समय का इंडेक्स कितना? 280। तो फिर 3,02,80 था उस समय, आज 331 है, तो इंडेक्स वैल्यू रहा 354, 643, दोनों जुड़ के गए 356, 518, और माइनस करके LTCG आता है 18,482, और टोटल कैपिटल गेन उस बंदे का 45,932। बोलो गुडलैंड। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे। यदि शॉर्ट टर्म होता तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। देख लो नंबर 3, एक बार छोटा सा डिस्कस कर दे, मिक्सी उठाना चाहता था लेकिन
सिर्फ लॉन्ग टर्म ही हाथ आया था, तो थोड़ा सा फर्क क्लियर कर लो शॉर्ट टर्म में। 1 by 1 दो एसेट्स हैं मिस्टर सेन का। एक बिल्डिंग है जो 13 जुलाई 10 को खरीदा, तो मैंने पहले ही कहा यदि बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है तो सोचना काहे को, ऐसे बिल्डिंग के लिए 2 साल है। दूसरा है शेयर, 1 साल। अब लिस्टेड या अनलिस्टेड बोला ही नहीं, कुछ बोला नहीं, तो ये बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन फिर भी 25 अक्टूबर 21 को खरीदे हो, 2 सितंबर 22 को बेचे हो, तो साल भर से भी तो कम है। अब क्या फर्क पड़ता है लिस्टेड अनलिस्टेड? अब साल भर के ऊपर होता तो सोचते ना, तो फिर साल भर से भी कम है तो नेचुरली शॉर्ट टर्म है, नेचुरली। तो पहला वाला लॉन्ग टर्म, दूसरा वाला शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है, कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है, सीधे सीधे वो क्या होता है, माइनस, सीधे सीधे। तो बिल्डिंग का तो कैलकुलेशन आप कर लेना, बस दिखाना था शॉर्ट टर्म, वो देख लो। दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। शेयर था 36, कॉस्ट माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और टोटल कैपिटल गेन, बुझ लें। अब यहां पे एक सेट ऑफ लॉस पड़े हो, तो सेटअप ऑफ लॉस में तुम देखे कि टोटल में तो वो आया ही नहीं भाई, तो सेटअप में पड़ा था लॉन्ग टर्म का लॉस किसी से एडजस्ट नहीं होता है, इसीलिए वो 137,425 नीचे ज्ञान क्या दे देना, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में लॉस होता तो लॉन्ग टर्म से क्या करता, एडजस्ट कर लेता, उजले। सुन रहा, वो सुन रहा, नहीं नहीं, वो कल वो पहली बार मेरा बात सुना ध्यान से, कल से जाते वक्त, इसलिए वो अब सुनेगा। चल समझ में आया? ये कुछ ध्यान रख लेना, बस शॉर्ट टर्म में सीधे सीधे माइनस, सीधे सीधे। चलिए आगे बढ़ो, आप कुछ अलग, क्या लग रहा है, इरादा क्या है? हम्म, आएंगे आएंगे उसमें अभी धीरे धीरे। सब बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। तो अगला सवाल, शॉर्ट टर्म बहुत कम आता है, ज्यादातर आता है कौन सा, लॉन्ग टर्म। अब आ जाइए 10, 18, 19 में से कोई एक उठा लिया जाए, एक ही तरह का है। पहले 19, पहले 19, 19। अब सवाल में नतून की, तो सवाल में नया ये कि अब कुछ एसेट्स खरीदा हुआ डेट हो सकता है 1/4/2001 के पहले, 1/4/2001 के पहले। जैसे कि डिवेंचर, पहली बार इंडेक्स कहां से चालू हुआ था, 1/4/2001, और जैसे ही वो आया आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो खरीदा गया था 30 जून 97, बाकी नीचे का तो एक के बाद है। तो सवाल में जब भी 1/4/1 के पहले खरीदेगा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स में तो कोई डाउट नहीं है 100 से डिवाइड होगा। वो अलग बात है कि डिवेंचर में नहीं होगा, बात करेंगे बाद में, बाकी एसेट्स होता तो 1/4/1 को आपका एफएम भी मिलेगा, लेकिन वो उसी के लिए मायने है जो 1/4/1 के पहले खरीदा है। जिसको 1/4/1 के बाद खरीदा उसके लिए वो कोई मतलब ही नहीं रखता भाई, खरीदे तो 2006 और 9 में हो। अब 1/4/1 का वैल्यू हमको कोई रेलेवेंस नहीं रखता है, उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तो क्या होता है फर्क, उसने बिजनेस इनकम भी दिया और उसका क्या पूछा है, हिज इनकम, यानी सब। तो ध्यान देना पहले कि 3 एसेट्स है, समय के हिसाब से तीनों लॉन्ग टर्म लगा, तीनों क्या लगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब गेन होगा या लॉस हो तो कैलकुलेशन करके पता चलेगा। फर्क कितना है, बाकी तो दो का मतलब आप जानते ही हो। डिवेंचर, यहां तो जब हम लोग एक्विजिशन का कॉस्ट लेंगे
तो 168 खरीदे हैं और एफएमबी जो दिया है वो भी एक वैल्यू होगी। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे? दोनों में जो हायर होगा वो लेना। ऑप्शन छोड़ा गया है और मेरे लिए फायदेमंद हुई है, क्योंकि हायर हुआ तो माइनस भी ज्यादा होगा, तो गेन भी कम आएगा, टैक्स क्या होगा? कम लगेगा। अब रहा इंडेक्सेशन। डिवेंचर में कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है। डिवेंचर में कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है। क्यों? ये रूल क्लियरली वहां लिखा था कि नो इंडेक्सेशन, क्योंकि इंटरेस्ट आप हर एक साल तो ले ही लेते हो, तो फिर उसमें कोई एक्यूमुलेशन तो हो ही नहीं रहा है। बॉन्ड और डिवेंचर कैपिटल, बॉन्ड और डिवेंचर में कभी इंडेक्सेशन मत करना, सीधे सीधे माइनस हो जाएगा एफएमबी और कॉस्ट में जो हायर है। तो फटाफट दिखा दो नंबर 19। तो सीजी सीक्वेंस में बाद में आता है। सीजी सीक्वेंस में क्या आता है? बाद में आता है। पीजीबीपी तो दिया ही है, टोटल इनकम पूछा है। तो टोटल इनकम पूछा है तो पहले पीजीबीपी ले लिया। कैपिटल गेन में डिवेंचर स्टोरी सुन चुका। आज का टेस्ट पेपर रेडी होगा तो होगा, नहीं तो पोस्टपोन्ड। देख ले है कि नहीं। 5 हो चुका ना। टेस्ट पेपर तो दिख नहीं रहा। आज बना ले, कल दे देना। हो गया। डिवेंचर के बाद गोल्ड कैलकुलेशन करो खुद से। हालचाल कुछ ये है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन था। गोल्ड में आया तो 122 से डिवाइड किया। बिल्डिंग में गया 158। तो गोल्ड में लॉस था LTCL, बिल्डिंग में गेन है। कैपिटल गेन का लॉस किसी दूसरे से नहीं होगा, बट कैपिटल गेन से तो होगा ही। इसीलिए 463 का जो लॉस, बाकी सिर्फ एडजस्ट हो ही रहा है भाई। और वो आया कितना नेट? 2 लाख 1। और यदि जीटीआई बोले तो ये लॉस
कैपिटल गेन का लॉस किसी से भी होने वाला है नहीं, तो जो पीजीबीपी है वो पूरा का पूरा वही रह जाएगा, तो फिर वो 347,500। और कुछ नोट? चलिए, तो अभी देखा 3414 2001। चला बिफोर वाले में एक स्पेशल सवाल है, नंबर 10। क्लास नोट के सवाल कुछ बेहतर हैं, वो देख लेना। यहाँ तो बस इकरा प्रैक्टिस कर सकता है, बट सीक्वेंस में मुझे लगता है वो बेटर। नंबर 10 देख क्या बोला। एक अलग केस जो रियल लाइफ में होता भी है, कि एक प्रॉपर्टी थी, इसका मिस्टर सरदार कहाँ से मिला, एक्वायर्ड किया उन्होंने फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, इनहेरिटेड, वसीयत में मिल गया। ग्रैंडफादर खरीदे थे 2,10,000 में 30 जून 2000 को। ऑब्वियसली 2001 होने से पहले होने से एफएमबी तो मिलेगा ही एक का। 1 जुलाई 10 को ही यानी सरदार प्रॉपर्टी के अलावा गोल्ड भी खरीद हुआ। ये 2011 को इसकी कीमत थी एफएमबी 147। जब 2001 के बाद खरीदा तो कब का एफएमबी क्या था नहीं जानना। ये हमारा इंडेक्स चालू का 2001, ये फालतू का 1/4/11 का एफएमबी दिया है, अपने को लेना देना ही नहीं है। उसने दोनों एसेट्स को 22-23 में, एक को 60, एक को 210 में बेच दिया। बोला सीधी बताओ। तो स्पेशल ये है कि प्रॉपर्टी तो आप खुद नहीं खरीदे थे, दादाजी खरीदे थे, उनसे आपको मिला, बट बेचे आप हो। तो जो बेचेगा उसी में सीधी होगा। और दादाजी से वसीयत में मिला तो ट्रांसफर तो है नहीं, लेकिन आप जब बेचे तब तो ट्रांसफर था। तो आप कितने में बेचे हो? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो नहीं है। खरीदे कितने में? जीरो। आप तो खरीदे नहीं ना, लेकिन दादाजी तो खरीदे थे। तो दादाजी का ही कॉस्ट आपका कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो दादाजी 210 में खरीदे थे, लेकिन एफएमबी 210 में तो वो 30 जून 2000 को खरीदे। और एफएमबी कितना? 210 और 510 में अंतर, यानी हायर कौन? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते वक्त कितना जाएगा? 510। लेकिन डिवाइड डिवाइड कब होगा? बोला जिस दिन दादाजी खरीदे थे वहीं से होगा। भले ही आपको इतनी तारीख को मिला, पुराने कैलकुलेशन में जिस दिन आपको मिला वहां से होता था, लेकिन हाईकोर्ट के कुछ डिसीजन थे जिनके बाद से ये बदल चुका। बोला भाई दादाजी से ही चालू होगा इंडेक्स भी, जिसने खरीदा था वहीं से। लेकिन 5-6 साल पहले या 10 साल करीब करीब हुआ, ये दो कोर्ट के जजमेंट थे, जिसके बाद से ये बदल गया कि जिस दिन प्रीवियस ओनर खरीदा था वहीं से इंडेक्सेशन भी क्या होगा? स्टार्ट होगा। बट पहले स्टार्ट होता था जिस दिन से आपको दादाजी से मिला था उस दिन से। बट अब दादाजी का ईयर कौन सा? 2000, यानी 100 से ही स्टार्ट होगा। तो बिल्डिंग का कैलकुलेशन जब आप करोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेके चलने वाले हो? फुल वैल्यू 60, और इंडेक्सेशन में हायर 5-10 है, वहीं से। बस ये फर्क था।
गोल्ड तो मालूम ही है, गोल्ड में नुकसान हो गया, बट दोनों लॉन्ग टर्म है, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें इसी 1-4-10 में एक बोनस शेयर का फंडा है, इंडेक्सेशन नहीं होता है। शेयर में बहुत सारा ज्ञान लिखवाए थे, जरूरी तो नहीं है सवाल के आधार पे। शेयर का ज्ञान ये था कि शेयर का कैलकुलेशन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो पेज नंबर 118 में ज्ञान तो लिखवाई थे, और 118 पे एक सवाल भी उसी ज्ञान पे ही डेटा के साथ किए थे, लेकिन उसके बाद एक शेयर का टैक्सेबिलिटी का कहानी भी लिखवाए थे, बट ईयर में तो नहीं दिख रहा है। अब देख भाई, हमको नहीं मालूम, वो तुम लोग समझ, बट बताए सब है। तो चलिए सबसे पहले शेयर में जिसको लेके समझाना था, कुछ छोटा सा सवाल है ये, तो वही शेयर को हम लोग 3 टुकड़े में तोड़ते हैं। ओरिजिनल शेयर ऐसे हैंड रिटन के साथ डेटा है, और यदि संवेदनशील इंसान आप होगे तो सब समझ में आ जाएगा, इलस्ट्रेशन वाला उसमें तो सारा कवर हो ही जाएगा। और इस कंपनी का शेयर जब खरीदोगे तो पहली बार एक शेयर खरीदते हो, ओरिजिनल शेयर, जरूरी नहीं आईपीओ होगा, होने को आईपीओ भी हो सकता है, आईपीओ एंड मार्केट से खरीदा, आईपीओ और मार्केट, तो ओरिजिनली खरीदे 13/4 को 200 शेयर 900 करके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 900। शेयर किसी कंपनी में खरीदे हो तो कभी कभी कंपनी बोनस शेयर देती है, बोनस तभी मिलेगा जब पहले से तुम्हारे पास शेयर होगा। फ्री शेयर एक रेशियो डिसाइड होता है, मान लो कि इसमें लिखा कि 13/4 को खरीदे थे, 1/6/16 को बोनस दिया कंपनी ने, बोनस का रेशियो था 1:2, मतलब 2 है तो 1 बोनस मिलेगा, 1 है तो 2 नहीं, बाद वाला बेस है, तो 200 शेयर था तो तुमको 100 बोनस मिला। अब जब बोनस मिला बेचोगे तो फुल वैल्यू तो होगा ही। बात आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना, तो मिला तो फ्री में है, मिला तो कॉस्ट तो 0 है भाई, लेकिन यहाँ एक छोटा सा फंडा है, क्या बोनस 1/4 के बाद मिला या पहले मिला था? बाद में मिला तब तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, पहले मिला तो कॉस्ट नील, एफएमबी हायर तो एफएमबी रहेगा ना, इसीलिए हमेशा 1/4 के पहले वाले बोनस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा कौन सा, 1/4 का एफएमबी, 1/4 का एफएमबी। कुछ बुझाया? क्योंकि कभी कभी सवाल सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि बताओ व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इफ allotted on 10/10/2000, if allotted on 10/10/2001, तो 1/4 या उसके बाद वाले में नील, लेकिन उसके पहले वाले में एफएमबी जो होगा वही रहेगा। बुझलेन এই গল্পটা ছিল কি, लेकिन राइट शेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अब तुम लोग मिला नहीं तो छोड़ रहा हूं, राइट शेयर में पैसा दे के खरीदना पड़ता है, उस लेवल पे है नहीं। तो जो सवाल यहाँ लिखा हूं ठीक उसके नीचे एक सॉल्यूशन है, यदि कभी लगे तो ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ो, बैठेगा तो बवाल करता ही है, बहुत बकबक करता है लोग। चलो गया, अब आजा आखिरी टुकड़ा, एग्जेम्पशन, आखिरी पार्ट एग्जेम्पशन। ये जो एलटीसीजी हम लोग का आया या एसटीसीजी जो भी, सरकार कभी कभी मनसा है कि तुमको उससे भी टैक्स ना ले, मतलब लगता है कि ये सीजी तो आया बट इससे भी कुछ माइनस करने को वो देता है, ये जो कैलकुलेट हुआ उससे भी, इसको कहते हैं एग्जेम्पशन। ऐसे तो यदि लिस्टेड शेयर बेचे हो 112 में एसटीटी के साथ, तो सीधे सीधे 1 लाख तो वैसे भी बोला गया है, मतलब 112 में यदि शेयर बेचे हो तो एक जान शेयर पे था, प्राइवेट कंपनी का बेचे ना पब्लिक का बेचे, पब्लिक में लिस्टेड है या अनलिस्टेड है,
और यहां थोड़ा गलत था, चेंज कर चुका हूं। वहां थोड़ा ये था, थोड़ा चेंज किया था उस पिछले वाले से, अपलोडेड पुराना वाला ही में भी होगा। तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? लिस्टेड में भी दो, शेयर मार्केट के थ्रू बेचा या बिना शेयर मार्केट का बेचा। तो उस पे प्राइवेट है तो बिना एसटीटी का ही होगा। तो जो कैलकुलेशन यानी टैक्स का रेट क्या होगा, ये एक स्टोरी था। यदि लिस्टेड बेचे हो मार्केट के थ्रू तो शॉर्ट टर्म पे टैक्स होगा 15%, लॉन्ग टर्म 112, ये इसका कैलकुलेशन कहते हैं, 10% करके होगा। लेकिन 1 लाख रुपया उसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जो बोल रहे थे, यदि वो शेयर है तो लिस्टेड का। लेकिन इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होगा। एसटीटी मार्केट के थ्रू बेच रहे हो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन वही लिस्टेड हो और बिना एसटीटी का बेचे हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है एलटीसीजी में, बिना इंडेक्सेशन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, विथ इंडेक्सेशन भी, लेकिन टैक्स रेट दोनों का अलग होता है। बिना इंडेक्सेशन में 10, विथ इंडेक्सेशन में 20। और यदि प्राइवेट लिमिटेड हो या विदाउट एसटीटी में एसटीसीजी हो तब तो टैक्स रेट जनरल है, पढ़ोगे 5th के शुरू में ही। और एलटीसीजी हमेशा विथ इंडेक्सेशन होगा, और क्या होगा, 20। ये एक स्टोरी थी वहां पे। अब एग्जेम्पशन लिस्टेड का तो 1 लाख ऐसे ही माइनस हुआ, लेकिन बाकी कुछ केसेस में एग्जेम्पशन जब मिलता है तो 4 सेक्शन आपके सिलेबस में है, 54, 54F, 54B एंड 54EC। ऐसे तो 4-5 और भी हैं। ये एग्जाम्शन कब पिक्चर में आ रहा है, जब सीजी कैलकुलेट हो गया तब। अब सरकार कुछ भी माइनस करने की बारी आती है ना, तो कुछ कंडीशन दे देती है। 4 सेक्शन में से सबसे ज्यादा आता है 54 और 54F, कभी कभार किंतु EC भी है। ज्ञान क्या है उस पे, तो देख लिखता क्या हो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखते हैं कि 4 बातें हैं उसमें। कौन सा एसेट्स बेचे हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा, सब पे नहीं मिलता है। कौन सा एसेट बेचे हो, तो 54 में यदि रेसिडेंशियल हाउस बेचे हो, जिसका कैलकुलेशन एचपी में करते थे, और एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं आया है, तो ही मिलेगा, तो ही मिलेगा। लेकिन फिर वो एग्जेम्पशन लेने के लिए कुछ खरीदना भी पड़ता है हमें। घर बेचे हो तो फिर कहता है कि घर बेच करके घर एक खरीदना होगा, तभी मिलेगा। घर बेच करके घर भी खरीदना होगा तभी मिलेगा, खाली बेच करके बैठ गया तो नहीं मिलेगा। तो एक तो है कि कौन सा एसेट बेचने पे मिलेगा, लेकिन कुछ खरीदना भी पड़ेगा। अब घर कब तक खरीदना होगा, तो उसका एक टाइम लिमिट है। 2 साल खरीदे हो तो 2 साल के अंदर, और बनाए हो तो 3 साल के अंदर। और कितना घर, 2 घर खरीद सकते हो, तीसरा घर खरीदे हो ना तो नहीं मिलेगा। अब 2 घर खरीदने का ही मिलेगा, उसमें 2 है, बेचने के 1 साल पहले और बेचने के 2 साल बाद खरीदने पे, और 3 साल बाद बनाने तक का मिलेगा। बोला अभी घर बना नहीं है सर, बनाएंगे, समय तो आप 3 साल दिए ही हो, बेच तो दिए बट बाद में बनाएंगे। तो बोलती है ठीक है, वो पैसा जमा करना होगा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में। कब तक, बोला जब तक रिटर्न का ड्यू डेट फाइलिंग का है, जैसे 31 जुलाई अभी जो है, उस दिन तक जमा करना होगा, और रिटर्न में बताना होगा कि हम जमा कर दिए हैं। तब तुमको एग्जम्पशन देंगे, कौन से सेक्शन में, 54 में। तीसरा क्वेश्चन, कितना मिलेगा, जितने का नया घर का कीमत है उतना एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन सीजी से ज्यादा का घर खरीदे भी हो तो भी सीजी से ज्यादा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और वो एग्जम्पशन वापस भी ले लेंगे यदि खरीदा हुआ घर 3 साल के अंदर बेच दिए तो, या डिपॉजिट किया हुआ पैसा 3 साल में यूज नहीं किया तो। सेक्शन कौन सा बोले, 54। 3 सवाल है, 4 सवाल 54 पे, 6, 7, 14, 15, कौन सा उठा लिया जाए, 15 नंबर।
ठीक है, चल सवाल पहचानेगा कैसे? 54 का नाम नहीं होने वाला। राहुल जी ने घर बेचा रेसिडेंशियल हाउस 30 सितंबर को 48 लाख में। बेचने के बाद, सॉरी, उसने लिखा ही हैड, उसने खरीदा था वो घर 1/12/9 को 288 और 2,22,000 इंप्रूवमेंट पे खर्च किया 10/11 में। यहां तक तो तू भी जानता है, नॉर्मल होता है, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ही परचेज ए न्यू रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15 दिसंबर फॉर 20 लाख। ये देने का मतलब ही है 54 का इंफॉर्मेशन दे दिया। कहीं नहीं बोला 54 निकालो, वो तो बोला खाली सीधी निकालो। बट पढ़ते वक्त ध्यान रखा कि परचेज ए न्यू हाउस, तो घर बेच के घर खरीदोगे 54 में एग्जम्पशन मिलता है। जितना सीधी आएगा, 20 लाख का घर खरीदे हो, बेचे तो भले ही 48 लाख में हो, ज्यादा भी खरीद सकते थे, कम में भी खरीद सकते हो। तो तुम भी जान लो, फटाफट कैलकुलेशन। 9-10 में खरीदे हो, 10-11 में इंप्रूवमेंट भी हुआ, दोनों इसमें, तो 9-10 का 48, 10-11 का 167। तो ऐसी परिस्थिति में फटाफट एक फॉर्मेट लेगा 15 नंबर सवाल के लिए। सबसे पहले हेडिंग छोटा सा लेके, फॉर्मेट को छोड़ो, घर एग्जाम में बनाते रहना। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 48 लाख, 48 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इतने में खरीदे थे 288 और इंप्रूवमेंट 222, 9-10 में खरीदे थे तो 288, 9-10 में इंडेक्स था 148 और आज का इंडेक्स है 331, तो इंडेक्सेशन करके आया 644,108 बुझलेन। तारपरे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट में खरीदे थे 220 और ये 10-11 का इंडेक्स था 168.7, 10-11 ही था ना, और आज का 331, तो इंडेक्सेशन आया 436,048। दोनों का टोटल और एलटीसीजी आया 37,19,844। क्लियर? अब हम लोगों को 54 का क्या चाहिए? एग्जेम्पशन। घर बेच के घर खरीदा, तो फिर मिलता है कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ, और वो था कितना? 20 लाख का घर खरीदा, तो बाकी का टैक्सेबल। सरकार मेहरबान है आप पे, 20 लाख और छोड़ दी। समझ गए? तो घर के मामले में यही होता है। अब 54F इसी तो एग्जाम में आया ही नहीं है, एक बार भी नहीं। 54B भी नहीं आया है, लेकिन क्लास नोट्स में जो है वो देखोगे। चलो 54F में क्या बोला? 54F बोलता है कि कौन सा एसेट्स बेचना होगा। बोला अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो फर्क क्लियर करना। 54 में घर बेचना होगा, 54F तो मिलेगा जब घर छोड़ के बाकी बेचे हो, घर छोड़ के, और आपके पास पहले से एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए पहले से, और अभी आपको दूसरा घर खरीदने पे, घर घर हाउस प्रॉपर्टी, लैंड कुछ भी हो, घर एक पहले से है और दूसरा घर खरीद रहे हो, दूसरा घर, दो पहले से है, तीसरा खरीद रहे हो, नहीं मिलेगा। ठीक है? तो एक घर पहले से है, दूसरा खरीद रहे हो, तो घर छोड़ के बाकी बेचा। अब टाइम वही है, 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल, हाँ,
कितना मिलेगा वो थोड़ा कैलकुलेशन है। अब नया घर का कीमत नहीं, नया घर को एक यूनिटरी मेथड पे डालना है। एलटीसीजी डिवाइडेड बाय व्हाट, नेट कंसीडरेशन। नेट मतलब एफबीसी से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस होगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगा वो मिलेगा। ईयर में 2 और 5, तो 2 में ही आ जाओ। पांच में कहा कुछ है भाई, सॉरी वो तो 54 ही है। पांच भी क्या है, 54 ही है। छह भी 54 ही है। चलो 2 नंबर। 25 अक्टूबर को डिम्पी जी ने कंपनी का शेयर बेचा 460 में, जिसको 12 अगस्त 17 को खरीदा था 291 में। अब शेयर बोलने से टेंशन है भाई, कौन सा शेयर, क्योंकि बिना इंडेक्सेशन का भी होता है, कंडेंसेशन करके भी होता है, तो साइलेंट रहे ना तो देख लेना। लेकिन यहां एक वर्ड बोला है एसटीटी नहीं लगा था। एसटीटी मान लिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन ऑफ सेल्स है 4500, तो शेयर बेच के आगे बोला रेसिडेंशियल हाउस खरीदा 3 लाख में। बोला सीधी बताओ, शेयर बेचा है और घर खरीदा 54F, 54, बट कैलकुलेशन का थोड़ा अंदाज सही। तो अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को मुझे माइनस कर लेना होगा। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को पहले मुझे क्या करना होगा, नंबर कितना था 2, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, तो चलिए फटाफट लिखा दो शॉर्ट में ही। सीधी सवाल ऑप्शन देख लेना, यदि उसके साथ ऑप्शन बढ़िया रहे तो फिर तो इसी सवाल को करना, क्योंकि पीजीबीपी सीजी और अदर से तो तीनों मिला के मेरे ख्याल से 20 मार्क्स एलोकेटेड है। क्योंकि और 10-12 दिन है, इस वीक में 3 दिन है, तो हो जाना चाहिए। अदर सोर्स 1 दिन, सेट ऑफ क्लबिंग 1 दिन, और डिडक्शन एक नहीं तो 2 दिन, यानी 31 तारीख तक तो मामला खत्म हो जाएगा पूरा। चलो गया, आगे बढ़े। तो इंडेक्स कॉस्ट का फटाफट कर लिया कैलकुलेशन। अब उसके बाद 54F में क्या था कि नेट कंसीडरेशन को इस पे लेना था, एलटीसीजी और नया घर का कीमत। तो नया घर कितने में खरीदे, 3 लाख। नेट कंसीडरेशन कितना, इसीलिए तुमको टोटल का नहीं मिलेगा। तो फिर 54F में क्या लिखते हैं हम लोग, एलटीसीजी 1,01,379 बाई 4,55,500 इंटू 3 लाख, इसलिए कम मिला। लेकिन ध्यान रख, यदि 4,55,500 का घर खरीदे होते तो 4,55,500 कट गया, फिर तो पूरा का पूरा 1 लाख का ही मिल जाता पूरा। तुमने नेट कंसीडरेशन का घर नहीं खरीदा, इसलिए एग्जेम्पशन भी तुमको क्या मिला, कम मिला। ঠিক আছে, এটাকে বলা হলো 54F। 7 नंबर सवाल स्पेशल था,
54 भी था और 54F भी था। 54 भी था और आपके पास एक घर था और गोल्ड था, दोनों को बेच दिया और घर खरीदा। दोनों को बेच करके, तो ध्यान रख, घर बेच के घर बेचा तो बेच करके घर खरीदा तो 54 था ही, बट गोल्ड भी तो बेचा है, तो उसमें तो 54F में भी जा सकता था। इसीलिए वो स्पेशल सवाल था। स्पेशल इस सेंस में था कि घर बेच करके ये तो ले लिया, लेकिन 54F का नौबत नहीं आया, क्योंकि तू पूरा का पूरा 54 में क्या किया है, ले चुका है। लेकिन तू चाहता तो 54F में भी जा सकता था। चाहता तो किस में जा सकता था, गोल्ड बेच करके घर में जा सकता था ना। तो तेरे पास दोनों ऑप्शन था, लेकिन 54F में एग्जाम्शन कम मिलता, इसीलिए सारा हम किस में ले लिया, 54 में ले लिया। समझा? क्योंकि 54 में एफ में जाता तब तो नेट कंसीडरेशन 25 खरीदा तो तुम कितना है, 12 ही, तो आधा ही मिलता भाई। तो काहे को 54F में जाना? तुम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लिया तो सोचने का जरूरत नहीं था, लेकिन सोचता तो ये सारी बातें आती उसमें। क्लियर है? 54EC आसान है, बस ध्यान रखना सवाल जो पहले से किया है, लेकिन एक सवाल क्लास नोट से जरूर बनाना, वो कन्वर्सन वाला एग्जाम्शन में बताए थे डिस्कशन में, क्योंकि पेपर हमेशा वो स्टीरियो पैटर्न होगा जरूरी नहीं यार। अभी कोई टीचर कुछ नया पूछ ही सकता है। तो छोटा सा सवाल था, 1 किलो सोना खरीदा था 14 फरवरी 5 को 6 लाख में, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिला तो 1 मार्च 21 को बिजनेस स्टार्ट कर दिया ज्वेलरी का। अब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया तो घर में सोना तो पहले से था ही, उसी को स्टॉक बना लिया, तो ये तो ट्रांसफर है। और जिस दिन दुकान में लाया उस दिन उसकी कीमत थी कितनी, 47 लाख। दुकान में 20-21 में लाया, तो सरकार उस दिन बोली टैक्स दे, बोला सर अभी तो दुकान खोले हैं, बिका भी नहीं और आप टैक्स मांग रहे हो, बिकने तो दीजिए, अभी तो खाली दुकान ही खोले यार। लेकिन सरकार बोली देख ट्रांसफर हो गया है, मेरा सीजी का हक क्या है, बन गया है, ठीक है हम इंतजार करते हैं, तू जब तक सामान को बेच नहीं रहा है। वो दुकान खोला, लेकिन नया नया दुकान भाई टाइम लगता है। मान ले कि बिका 14/5/22 को और बेचा कितने में, तो इसका छोटा सा कैलकुलेशन तेरे से पूछ सकता है। तो स्टोरी क्लियर कर, घर वाले इस गोल्ड को बिजनेस में लाया, वहां तक वाला हिस्सा सीजी, दुकान में ले जाने के बाद उसे बेचा पीजीबीपी। सीजी भले ही 20-21 में हुआ था, बट कैलकुलेशन तो होगा जिस साल बेचेगा, जिस साल बेचने वाला है। और फिर कैलकुलेशन करेगा कैसे, तो सीक्वेंस में पीजीबीपी पहले आता है, तो बेचा 52, और जिस दिन कन्वर्ट किया एफएमबी 47, 5 लाख पीजीबीपी इनकम। सीजी वो जो एफएमबी था जिस दिन बिजनेस में लाया था, वही होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 47। खरीदा था 6 लाख में 2003-4 या 4-5 में, उस साल का 113 था। अब आंख बंद करके 331 मत ले लेना, वो 22-23 का है। कन्वर्ट तो हुआ था 20-21, ट्रांसफर तो उसी दिन हुआ, उस दिन का कितना रहा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल तुम अब फिर बैठते भाई पूछने के लिए, थोड़ा सा रुक जाओ। क्लियर है? तो यही था तुम्हारा कैपिटल गेन।